बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम दे रहे हैं CHO NHM GNM के, तो यहाँ पर आपके लिए पूरे जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था कि डेली आपको एक CHO का पेपर चैनल पर भी सॉल्व किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बिफोर दैट मैं आपको पूरे पेपर्स का फॉर्मेट दिखा देती हूँ कि जो भी लोग यदि इन PDFs को लेना चाहते हैं वो परचेस कर सकते हैं। PDF का चार्ज है जो बहुत ही मिनिमल है एज़ कम्पेयर टू अदर्स के। तो यहाँ पर आप जो भी लोग PDF परचेस करना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके PDF परचेस करनी होगी। CHO के जो पेपर हैं NHM मिला के, जिसमें आपको 299 रुपीज़ चार्ज लगेगा। 30 पेपर अवेलेबल होंगे, सभी सॉल्व रहेंगे आपको। क्लियर है? 30 पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व रहेंगे। चार्ज होगा 299 रुपये। आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे है जो कांटेक्ट करके इन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8880468078। तो यहाँ पर आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके इन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। और आज हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं CHO का पेपर है, जिसमें आपको, और जो भी लोग ये पेपर्स लेंगे तो मैं बता दूं कि आपको पेपर्स कहाँ कहाँ के मिलेंगे। आपको 14 पेपर होंगे MP के, NHM प्लस CHO के। 4 NHM के पेपर होंगे आपके, एक जो इवन जो 2 पेपर रिसेंट में अभी हुए थे, मे बी अगस्त और सितंबर में पेपर कंडक्ट हुए थे, तो वो यहाँ पर 2 पेपर 2 प्रीवियस NHM के हुए थे। वो 4 पेपर NHM के होंगे 14 में से। बाकी 10 पेपर होंगे आपको कैसे CHO के। 8 और मे बी 9 पेपर होंगे UPCHO के। बाकी फिर आपको अलग अलग हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, UP, यहाँ के आपको पेपर्स है जो अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी लोग इन पेपर्स को परचेस करना चाहते हैं वो पेपर्स को परचेस कर सकता है डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। चार्ज बहुत ही लिमिटेड है, 299 रुपये। सभी पेपर आपको आफ्टर पेमेंट व्हाट्सएप पर ही फॉरवर्ड किए जाएंगे। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। चलिए आज का पेपर हम सॉल्व करते हैं, जो कि CHO 2023 का पेपर है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। Which of the following screening for breast cancer has been advanced that patient not exposed to radiation? तो यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक है ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। स्क्रीनिंग का मतलब है यहाँ पर चेक करने के लिए, जिसमें पर्सन को रेडिएशन एक्सपोज नहीं होगा। मेमोग्राफी, थर्मोग्राफी, PT स्कैन या फिर CT स्कैन। तो CT स्कैन में होगा, मेमोग्राफी में भी होगा। यहाँ पर जो स्कैनिंग जिसमें रेडिएशन एक्सपोज नहीं होगा वो कहलाएगी आपकी कौन सी? थर्मोग्राफी। क्या है? वो है आपकी थर्मोग्राफी, जिसमें पर्सन को रेडिएशन एक्सपोज नहीं होगा। यहाँ पर जो इंफ्रारेड हैं और कुछ कैमरेज रहेंगे एक तरीके से, यहाँ पर हम ये कहेंगे। तो इसमें हीट के थ्रू पता किया जाएगा कि उस एरिया के जो टिश्यूज़ वगैरह हैं वो ज़्यादा हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपकी बॉडी में किस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है, और इसमें इंफ्रारेड कैमरा के थ्रू सब चीज़ें चेक की जाती हैं। कौन सा कैमरा? इंफ्रारेड कैमरा। लेकिन इसमें रेडिएशन का एक्सपोज नहीं होगा। तो ये सबसे अच्छी टेक्निक है, न्यू टेक्निक है थर्मोग्राफी। मेमोग्राफी भी की जाती है। मेमोग्राफी यहाँ पर ब्रेस्ट में कैंसर है या नहीं, कुछ जो लंप वगैरह तो नहीं बन रहे हैं, या फिर कुछ इस तरीके के कैंसर या फिर बिनाइन हो रहा है कि क्या हो रहा, तो ये सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा। स्क्रीनिंग टूल है अर्ली ब्रेस्ट डिटेक्शन करने के लिए जब वुमेन में कोई सिम्टम ना हो तब। लेकिन यहाँ पर भी एक तरीके का एक्सरे टाइप से ये इसमें भी होगा। तो यहाँ पर आपको रेडिएशन एक्सपोज होगा, लेकिन थर्मोग्राफी में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट इज A 25-year-old man with a BMI of 23 is categorized as। तो BMI बॉडी मास इंडेक्स पूछा है। 23 है यहाँ पर। किसी पर्सन की उम्र 25 साल है, BMI 23 है, मतलब किस कैटेगरी का है वो?
ऑप्शन में है यहाँ पर अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट या फिर ओबीज। तो BMI यहाँ पे पूछी गई है, कितनी है? 23 है। मतलब क्या है? पर्सन नॉर्मल है। कितना है? नॉर्मल है। BMI का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वेट इन डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। क्या है? वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि सेंटीमीटर में हाइट दी जाती है तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर निकालेंगे। वेट को केजी में ही रखा जाता है। लेकिन जब BMI यहाँ पे कहा है 23, दैट मीन्स क्या है? आपकी नॉर्मल है। जब BMI बिलो 18 हो, कितना? बिलो 18 हो, मतलब कि पर्सन क्या है? अंडर वेट है। जब यही BMI 25 तक की रेंज में हो, 24.9 तक की रेंज में हो, तब इसको आप क्या कहेंगे? नॉर्मल। 18.5 से लेके 24.9 तक BMI को कंसीडर किस में किया जाता है? नॉर्मल रेंज में। फिर यहाँ पर 25 से ज़्यादा जाएगी तब ये ओवरवेट में आएगी। किसमें? ओवरवेट, और मोर देन 40 मतलब ओबीज में। तो यहाँ पर जो 23 होगी वो क्या होगी? नॉर्मल होगी। BMI के लिए क्वेटलेट इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रीटमेंट फॉर स्नैक बाइट। यदि किसी को सांप काट दे तो क्या करेंगे? ब्लीडिंग होगी, वैक्सीन होगी, इम्यूनोग्लोबुलिन होगा कि एंटीवेनम होगा। तो अभी रिसेंट में आप न्यूज़ पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, और ना पढ़ते हो तो आप पढ़ा कीजिए। तो यहाँ पर स्नैक बाइट के कारण आई थिंक उड़ीसा के एक हॉस्टल में 3 बच्चों की डेथ हो गई है। और यहाँ पर अभी रिसेंट में न्यूज़ में अलग अलग कॉर्नर साइड जो न्यूज़ आती है उसमें कहा भी जाता है कि जहाँ पर भी स्नैक बाइट करे, किसी भी एरिया में आपको सांप काटता है, तो झाड़ फूंक के चक्करों में ना पड़ के तुरंत अपने नियर बाई जो भी हॉस्पिटल हो वहाँ जाएं। एंटीवेनम आपको लग जाएगा तो आप बच सकते हैं, झाड़ फूंक में आपकी जान चली जाती है। तो यहाँ पर स्नैक बाइट का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है? एंटीवेनम। नेक्स्ट इज अ पर्सन प्रेजेंटिंग विथ अ विजुअल एक्विटी लेस देन 6/12 is characterized at which of the following distance vision impairment। तो विजुअल एक्विटी क्या है? विजुअल एक्विटी है यदि किसी पर्सन की कितनी है? 6/12 है। तो यहाँ पर विजुअल एक्विटी के लिए 6/12 यदि होती है तो पर्सन को जो डिस्टेंस विजन इम्पेयरमेंट कौन सा है? दूरदृष्टि दोष है। कौन सा है? माइल्ड, नॉर्मल, मॉडरेट या फिर सीवियर। तो कौन सा जो विजुअल एक्विटी यदि पर्सन की कितनी है? 6/12 है, तो उसको क्या होगा? माइल्ड। कौन सा? माइल्ड होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो स्नेलन चार्ट है, क्या है? स्नेलन चार्ट से विजुअल एक्विटी चेक की जाती है। नेक्स्ट वन इज द मेजर्स दैट इज टेकन द, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द मेजर्स टेकन दैट इज टेकन एट द मिड पॉइंट बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिबकेज एंड द इलियक क्रेस्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ये देखिए, लोअर बॉर्डर ऑफ द रिबकेज, लोअर बॉर्डर ऑफ द रिबकेज मतलब आपका जो रिबकेज का सबसे नीचे का पार्ट है वो, और इलियक क्रेस्ट, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, इलियक क्रेस्ट हो गया आपका कमर के यहाँ से, और जो रिबकेज का जो सबसे लास्ट लोअर बॉर्डर है वो बीच का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा? इलियक क्रेस्ट, सरकमफेरेंस, वेस्ट सरकमफेरेंस, हिप साइज या फिर स्किन फोल्ड थिकनेस, ये क्या कहलाएगा आपका? मेजरमेंट जो आप लेते हैं मिड पॉइंट में, वो भी बीच की बात हो रही है, लोअर बॉर्डर ऑफ द रिबकेज और इलियक क्रेस्ट के जो बीच के पार्ट में आप जो मेजरिंग करते हैं वो आपका क्या कहलाएगा? वेस्ट सरकमफेरेंस। क्या है? ये आपका वेस्ट सरकमफेरेंस। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड पर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड द कैलोरी इनटेक इज इनएडिक्वेट इज। तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी मिलेगी? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। 3 कैलोरी, 4 कैलोरी, 5 कैलोरी या फिर 6 कैलोरीज। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से आपको कितनी कैलोरी मिलती है? 4। कितनी? 4। कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन
मिलेगी 4। तो यहाँ पर भी वही सेम है कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन व्हेन द कैलोरी इनटेक इज इनएडिक्वेट। तो यहाँ पर ये क्या है, ये देगा 4 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम प्रोटीन से मिलेगी 4 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरीज, बट 1 ग्राम फैट से 9। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट recommended by Indian Council of Medical Research ICMR के अकॉर्डिंग इंडियन एडल्ट को कितना प्रोटीन ज़रूरी है। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट या फिर 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो एक इंडियन एडल्ट को ICMR के अकॉर्डिंग कितना ज़रूरी है प्रोटीन, तो वो है आपका 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मान लीजिए 58 किलोग्राम बॉडी वेट है, तो उतना ही 58 ग्राम आपको क्या होगा, प्रोटीन ज़रूरी होगा, क्योंकि पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बात की जा रही है यहाँ पर कि आपका 50 केजी वेट है मान लीजिए किसी इंडियन एडल्ट का, तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होगी। यहाँ पर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एक इंडियन एडल्ट को प्रोटीन की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो दांतों और हड्डियों के लिए क्या ज़रूरी है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम या फिर आयोडीन। तो सबको पता है हड्डियों के लिए फॉस्फोरस और कैल्शियम, ये दोनों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या, कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो यहाँ पर ऑप्शन में यदि कैल्शियम होता और फॉस्फोरस दोनों होता तब आप मार्क करते कैल्शियम। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, यदि आपको कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों एग्जाम में आए तब आपको मार्क करना है क्या, कैल्शियम। लेकिन एग्जाम में यदि आपको जो आपके सामने ऑप्शन इस तरीके से आते हैं तब आप मार्क करें फॉस्फोरस। क्लियर। नेक्स्ट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन इज। तो आयोडीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, ऑरेंज, लेमन, सी फूड या फिर ग्रेप्स। तो सबसे अच्छा सोर्स है आयोडीन का, वो है आपका क्या, सी फूड। क्या है, सी फूड। थायराइड ग्लैंड में जब हार्मोन का सिंथेसाइजेशन होता है कौन सा मिनरल ज़रूरी होता है, तो वो है आयोडीन। ये एग्ज़ाम में आपको आ चुका है और इस बार भी आने के चांसेस रहेंगे। तो आयोडीन है क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, सॉरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है एक तरीके से हम कहेंगे। मैक्रो में आपके आ जाएंगे जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो यहाँ पर आयोडीन क्या है, एक मिनरल है और जो ज़रूरी रहेगा किसके लिए, आपकी जो थायराइड ग्लैंड है इसमें हार्मोन के सिंथेसाइजेशन के लिए, और इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है सी फूड। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फ्लोरीन अवेलेबल टू मैन इज। तो फ्लोरीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, स्पाइनच, वाटर रेडिस या फिर सेलेरे। सबसे अच्छा सोर्स है पानी। क्या है, फ्लोरीन का सबसे अच्छा सोर्स है पानी। जब इसी पानी में एक्सेस ऑफ फ्लोरीन रहे तब के दांतों में पीलापन देखने को मिलने लगता है, लेकिन फ्लोरीन भी आपके लिए ज़रूरी है और इसका प्रिंसिपल सोर्स होगा, सबसे अच्छा सोर्स होगा, वो होगा पानी। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर which emphasize that health services must be shared equally by all people irrespective of their ability to pay is called। एक क्वेश्चन है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर से कि प्राइमरी हेल्थ केयर में वो केयर जो सबको एज एन इक्वल तरीके से अवेलेबल करवाई जाए, जिसमें इवन वो पर्सन पे करने की क्षमता भी नहीं रखता है, तो वो कहलाते ही आपकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी केयर प्रॉपर इक्वल तरीके से शेयर की जानी हो लेकिन वो इवन उस पर्सन की क्षमता भी ना हो पे करने की, तो तब भी वो क्या कहलाएगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया इज इम्प्लीमेंटेड एट द विलेज लेवल थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्राइमरी हेल्थ केयर इंडिया में विलेज लेवल पर सबके थ्रू पहुंचेगी किसी एक को छोड़कर। आशा स्कीम, ICDS ट्रेनिंग ऑफ लोकल दाई या फिर नर्सेस ट्रेनिंग के द्वारा। तो प्राइमरी हेल्थ केयर इंडिया में लोकल दाई, ICDS स्कीम, आशा स्कीम के थ्रू मिलेगी, लेकिन नर्सेस की ट्रेनिंग से इसका
प्राइमरी हेल्थ केयर का इम्प्लीमेंटेशन गांव लेवल पे नहीं हो पाएगा, विलेज लेवल पर, कि प्राइमरी हेल्थ केयर इंडिया में हर एक जगह है, मिल सकती है सबसे, किसी एक को छोड़कर, तो है नर्सेस की ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज द नॉर्म ऑफ सिलेक्शन फॉर वन आशा फॉर। तो एक आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है, इसको कितनी जनता के बीच में सिलेक्ट किया जाता है? 1000, 5000, 10,000 या फिर 50,000 पॉपुलेशन। तो एक आशा वर्कर को सिलेक्ट करने का जो पॉपुलेशन नॉर्म्स है वो है 1000 पॉपुलेशन के लिए। कितना? 1000 जनता के बीच में एक आशा वर्कर है जो सिलेक्ट की जाएगी। नेक्स्ट वन इज द पेरीफेरल आउटपोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग हेल्थ की डिलीवरी सिस्टम इन रूरल एरिया इज। पेरीफेरल वे में वो भी आउटपोस्टिंग है जो कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, वो भी रूरल एरिया में, गांव के एरिया में। तो क्या विलेज हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर कम्युनिटी बात की जा रही है, मतलब गांव के एरिया में जो पेरीफेरल वे से आपको केयर प्रोवाइड की जाएगी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के थ्रू, होंगे सब सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, विलेज हेल्थ सेंटर बात के, लेकिन रूरल एरिया में क्या होते हैं? सब सेंटर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो इसी के थ्रू आपको केयर है जो मिलेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सब सेंटर, जो कि 3000 से 5000 जनता के बीच में रहेंगे। कितना? 3000 to 5000 पॉपुलेशन के बीच में। नेक्स्ट वन इज कैप्टन ऑफ द हेल्थ टीम एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज। तो पीएससी का कैप्टन कौन होता है? नर्सिंग ऑफिसर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मेडिकल ऑफिसर या फिर मैनेजर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का पीएससी का जो कैप्टन होता है वो कहलाता है मेडिकल ऑफिसर। क्या है? एमओ और मेडिकल ऑफिसर। नेक्स्ट इज रिफ्यूज दैट इज कलेक्टेड बाय द स्ट्रीट क्लींजिंग सर्विसेज और स्कैवनिंग इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर वो रिफ्यूज मतलब कि कचरा जो आपका स्ट्रीट से, आपने गलियों से कलेक्ट किया है, वो क्या कहलाएगा? स्ट्रीट रिफ्यूज, मार्केट रिफ्यूज, लिटर या फिर इंडस्ट्रियल रिफ्यूज, क्या कहलाएगा? तो स्ट्रीट क्लींजिंग सर्विसेज के थ्रू जो भी रिफ्यूज कलेक्ट किया जाएगा वो स्ट्रीट रिफ्यूज ही कहलाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रोपोड आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन टू मैन थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट। कौन से एंथ्रोपोड हैं जो कि आपकी बॉडी में आप चिपक के बैठते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट में बैठते हैं तो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे? डिसेंट्री, टाइफॉइड, स्कैबीज या फिर मलेरिया। तो क्या है? तो टाइफॉइड का आपका क्लोज कॉन्टैक्ट से नहीं होगा, आपका ये जूठा खाने से हो सकता है आपको। मलेरिया तो एनाफ्रीज मॉस्किटो के बाइट करने से ही होगा। डिसेंट्री गंदा खाना पीना खाने से होगा। लेकिन यहाँ पर स्कैबीज में एंथ्रोपोड, क्योंकि इनमें एंथ्रोपोड की भूमिका नहीं है, तो यहाँ पर जो एंथ्रोपोड हैं, कौन से हैं? एंथ्रोपोड हैं जो यहाँ पर ईच माइट, वो यहाँ पर आपके लिए स्कैबीज में ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं। किसमें? स्कैबीज में, ईच माइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चीप मेथड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट की सबसे चीप मेथड कौन सी है? सी आउटफॉल, रिवर आउटफॉल, ऑक्सीडेशन पॉन्ड या लैंड ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीट करने की सबसे चीप मेथड है यहाँ पर ऑक्सीडेशन पॉन्ड। कौन सी? ऑक्सीडेशन पॉन्ड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू ट्रीट वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड और डिस्पोज्ड ऑफ इन अ लैंडफिल साइट। कौन सी मेथड है जो वेस्ट ना तो रिसाइकिल किया जा सकता है, ना रीयूज़ किया जा सकता है, ना ही उसको आप धरती में दफन कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं? तो वो कौन सा है? केमिकल डिसइंफेक्शन, इंसिनरेशन, माइक्रोवेव रेडिएशन या फिर ऑटोक्लेविंग। तो ऐसी मेथड जिसमें आप वेस्ट मटेरियल को ना रिसाइकिल करेंगे, ना रीयूज़ करेंगे, ना धरती में डिस्पोज करेंगे लैंडफिल करके, वो कहलाएगी आपकी इंसिनरेशन, और हिंदी में कहें तो भस्मीकरण। कौन सी? भस्मीकरण, जिसमें आपकी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गई और आपके बॉडी के ऑर्गन्स हो गए, वो सभी इसी मेथड के थ्रू क्या किए जाते हैं? डिस्पोज किए जाते हैं। तो ये मेथड कौन सी? इंसिनरेशन। नेक्स्ट वन इज कंटामिनेटेड
रिसाइक्लेबल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर बैग। तो कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट है, क्या है, कंटामिनेटेड भी है और रिसाइक्लेबल वेस्ट है, जिसको आप कौन से कलर के बैग में डिस्पोज करेंगे, ब्लैक, ग्रीन, रेड या फिर वाइट। रिसाइक्लेबल मतलब इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक कंटामिनेटेड है तो आप कौन से कलर के बैग में डिस्पोज करेंगे, तो वो होगा रेड कलर का बैग। कौन सा, रेड कलर का बैग, जिसको रिसाइक्लेबल मतलब है कि इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिसाइक्लेबल में जो रीयूजेबल है वो वेस्ट भी आएगा आपका, तो वो ग्रीन में जाएगा, लेकिन कंटामिनेटेड भी है यहाँ पर, तो वो आपका क्या होगा, रेड कलर का विन। नेक्स्ट इज द डाइल्यूशन ऑफ एपिनेफ्रिन यूज्ड ड्यूरिंग एंडोस्कोपी फॉर एक्यूट हीमोस्टेसिस। तो एक्यूट हीमोस्टेसिस में एंडोस्कोपी जब आप करते हैं तो एपिनेफ्रिन का कितना डाइल्यूशन होना चाहिए, 1/100, 1/1000, 1/10,000 या 1/1 लाख। तो जो डाइल्यूशन की मात्रा पूछी है एपिनेफ्रिन की, तो वो होगी आपकी 1/10,000। नेक्स्ट इज बर्न कॉज्ड ड्यू टू एक्सपोजर टू और कॉन्टैक्ट विथ फ्लेम, हॉट लिक्विड, सेमी सॉलिड्स और हॉट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो जो जलना आपको आग से, हॉट बर्तन छूने से, सेमी लिक्विड और या फिर सेमी सॉलिड्स कुछ भी गर्म आइटम को छूने से होगा, तो वो कौन सा बर्न कहलाएगा, रेडिएशन, थर्मल, केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल। तो जो बर्न आपको केमिकल से होगा, मान लीजिए एसिड से होगा तो वो केमिकल बर्न में होगा, जो आपको रेडिएशन के कारण होता है वो होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मतलब जो करंट लगेगा आपको वो होगा, लेकिन यहाँ पे कहा है कि कॉज ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ कॉन्टैक्ट विद द फ्लेम, सीधे आग में ही जा रहे हैं हम, कुछ गर्म लिक्विड्स आपके ऊपर गिर जाए, ऑयल गिर जाए, चाय गिर जाए, तो वो कहलाएगा आपका थर्मल बर्न। कौन सा, थर्मल बर्न्स। नेक्स्ट इज द मेजर्स टेकन बाय कपल टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज एंड टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो ऐसे मेजर्स अपनाए जाते हैं कपल के द्वारा कि वो या तो 2 प्रेगनेंसी के बीच में गैप रख सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो मेथड्स अपनाएंगे वो क्या है, स्टरलाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन या फिर डेमोग्राफी प्लानिंग। तो ये क्या कहलाएगा, जिसमें आप कुछ मेथड्स अपना के या तो प्रेगनेंसी हुई है पहले तो उन 2 बच्चों के बीच का गैप ज़्यादा रखना चाहते हैं, या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी ही नहीं चाहते हैं, वो कहलाएगी आपकी फैमिली प्लानिंग। क्या है, फैमिली प्लानिंग। स्टरलाइजेशन में तो आप ट्यूबेक्टोमी, बेसिक्टोमी करवा के फिर कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आएंगे, लेकिन यहाँ पर पूरे मेजर्स, कोई सी भी मेथड, क्योंकि पर्टिकुलर मेथड की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, तो जो मेथड्स आप अपनाएंगे वो कहलाएंगे आपकी फैमिली प्लानिंग। क्या है, फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट इज currently married couple wherein the wife is the reproductive age which is between 15 and 45 years called as। तो यहाँ पर रिसेंट में शादी हुई है किसी कपल की जिसमें उसकी वाइफ की उम्र 15 से 45 साल है, तो कौन से ग्रुप के कपल कहलाएंगे, टारगेट, प्रोटेक्शन, एलिजिबल या फिर अप्रोप्रिएट कपल। तो आप लोग बताइए वो कौन से कपल कहलाएंगे। शादी रिसेंट में हुई है, 15 से 45 साल की उम्र है वाइफ की, तो ये कहलाएंगे आपके एलिजिबल कपल। क्या है, एलिजिबल कपल, जिनमें वाइफ की उम्र 15 से 45 साल के बीच में होती है, मतलब कि फर्टाइल ग्रुप में है, फर्टाइल एज में है, तो ये कहलाएंगे एलिजिबल कपल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रिवलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी। तो यहाँ पर क्या इंडिकेटर होगा कि कम्युनिटी ने कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस में कम्युनिटी वाले हैं या नहीं, यूज़ करते हैं या नहीं। ग्रोथ रेट, कॉन्सेप्शन रेट, कपल प्रोटेक्शन रेट या फिर फर्टिलिटी रेट। तो जो इंडिकेटर होगा प्रिवलेंसी का, मतलब पुराने केसेस का कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस को लेके कम्युनिटी में, वो होगा आपका कपल प्रोटेक्शन रेट। क्या है, कपल प्रोटेक्शन रेट। नेक्स्ट इज the methods of family planning adopted to prevent live sperm from meeting the ovum is called as। तो फैमिली प्लानिंग की कौन सी मेथड है जिसमें लाइव स्पर्म को
प्रिवेंट किया जाता है कि वो जाके ओवा को पेनिट्रेट करके फर्टिलाइजेशन ना कर सके। क्या बैरियर मेथड, हार्मोनल, पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड या इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस में स्पर्म जाके ओवा से मिल सकता है यहाँ पर, लेकिन जो कुछ केमिकल रिलीज किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक ये भी कहा है कि लाइव स्पर्म को प्रिवेंट करने का काम करेगा। मतलब कि जो सीमेन है, सीमेन में स्पर्म रहेंगे तो सीमेन ही नहीं जा पाएगा जब तो वो ओवम से नहीं मिल पाएंगे। वो मेथड कहलाएगी बैरियर मेथड, जिसमें आपका बेस्ट ऑप्शन और एग्जाम्पल है कॉन्डोम। क्या है? कॉन्डोम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बैरियर मेथड। हार्मोनल में मिलेंगे लेकिन हार्मोन्स के कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज द मोस्ट वाइडली नोन एंड यूज्ड बैरियर मेथड। अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दूसरे तरीके से कहा है कि एक बैरियर मेथड है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है मेल्स के द्वारा, मेल्स अराउंड द वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है कौन सी मेथड है? डायफ्राम, कॉन्डोम, स्पॉन्ज या वैसेक्टोमी। सबसे चीप, सबसे इफेक्टिव और नॉन इन्वेसिव, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेथड है वो है कॉन्डोम। क्या है? कॉन्डोम, जो कि एक बैरियर मेथड है और एक ओनली यही मेथड है जिससे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो वैसेक्टोमी है, वैसेक्टोमी कौन सी मेथड है? परमानेंट मेल स्टरलाइजेशन की। किसकी? परमानेंट मेल स्टरलाइजेशन के लिए वास्ट डिफरेंस कट करके टाई कर दिया जाएगा, क्योंकि यहीं से स्पर्म जाएंगे इजैकुलेशन के टाइम पर। तो यहाँ पर कॉन्डोम चीप, इसके कॉन्डोम के सबसे अच्छे एडवांटेज क्या है? चीप है एक तो, दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है और ओनली एक ऐसी मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द बैरियर डिवाइस दैट यूज्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन और ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी बैरियर मेथड के तौर पे यूज़ की जाती हैं किसी एक को छोड़कर। डायफ्राम, डच कैप, वेजाइनल स्पंज एंड प्रोजेस्टासाइड, तीनों यूज़ की जाती हैं, लेकिन प्रोजेस्टासाइड एक जो बैरियर डिवाइस के तौर पे नहीं है, एक कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे यूज़ किया जाता है प्रोजेस्टासाइड। लेकिन यहाँ पर जो मेथड्स में बैरियर डिवाइस की बात की जा रही है, मतलब एज इन कुछ मैकेनिकल बैरियर के तौर पे यूज़ की जाएंगी, तो वो डायफ्राम होगा, डच कैप होगा, वेजाइनल स्पॉन्ज होगा, लेकिन प्रोजेस्टासाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लेवोनोजेस्ट्रोल रिलीज़ करने वाली, क्या है? लेवोनोजेस्ट्रोल रिलीज़ करने वाली एक आईयूडी है जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करेगा। प्रोजेस्टासाइड क्या है? प्रोजेस्टासाइड है, क्या है? 30 mg प्रोजेस्टेरोन रहेगा, इसमें माइक्रो क्रिस्टल्स रहेंगे जो कि रिलीज़ किए जाएंगे, और एक आईयूसीडी है, ना कि बैरियर डिवाइस है। नेक्स्ट वन इज नॉन मीडिएटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस आर ऑल्सो कॉल्ड एज। नॉन मेडिकेटेड, क्या है? नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन सी हैं? ऑप्शन में यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन। तो यहाँ पर बात की जा रही है नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड की मतलब इसमें दवाइयाँ नहीं हैं। नॉन मेडिकेटेड में आपके आएंगे लिपेज लूप, कौन से आएंगे आपके? लिपेज लूप। फर्स्ट जनरेशन आईयूसीडी में रिंग्स आ जाएंगी, ये सब क्या है यहाँ पर? फर्स्ट जनरेशन की हो गई। तो यहाँ पर नॉन मेडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस है वो कौन सी? फर्स्ट जनरेशन आईयूसीडी, जिसमें लिपेज लूप, रिंग्स आ जाएंगे। क्लियर है? यदि आपको पूछा जाए आईयूसीडी में जो जनरेशन वाइज, मैंने आपको एक क्लास ली हुई है, आप चाहें तो सीधा यूट्यूब में जाके भी सर्च कर सकते हैं कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन के लिए फैमिली प्लानिंग मेथड उसके नाम से भी अपडेटेड है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन में हार्मोनल कौन सी हैं, नॉन मेडिएटेड कौन सी हैं, फर्स्ट जनरेशन कौन सी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन वाली हैं वो कौन सी हो गई? लिपेज लूप, वेजाइनल रिंग्स, जो कि नॉन मेडिएटेड हैं। क्लियर? थर्ड जनरेशन में आपकी हार्मोनल आ जाएंगी, हार्मोन रिलीज करने वाली आईयूडी आ जाएंगी, जिसमें आपका प्रोजेस्टासाइड हो गया, मिरेना हो गया, जिसको LNG-20 के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट इज एन ऑब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इंसर्टिंग एन इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो यदि किसी में आप आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्ट करने वाले हैं, उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि किन केस में आप लगा सकते, इंसर्ट कर सकते हो, किस में नहीं लगाना है। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा? 1 लाइव चाइल्ड, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, 2 लाइव चिल्ड्रन ओनली या फिर वर्किंग वूमेन। वर्किंग वूमेन में आप लगा सकते हैं, बच्चा नहीं चाहिए उसको भी रिसेंट में, तो जिसके 2 बच्चे हैं उसको लगा सकते हैं, जिसका 1 बच्चा लाइव चाइल्ड है उसको लगा सकते हैं। लेकिन यदि प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड है, मतलब आपको लगता है कि प्रेग्नेंट है, तब यहाँ पर आईयूसीडी नहीं लगाई जाएगी, आईयूडी इंसर्ट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग आर रिकमेंडेड मेथड ऑफ पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर रिकमेंडेड मेथड है पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन की सभी किसी एक को छोड़कर मीफेप्रोस्टोन, लेवोनोजेस्ट्रोल 0.75 mg, इंसर्शन ऑफ कॉपर टी विद इन 5 days या फिर स्पर्मिसाइडल जेली। पोस्ट कोइटल मतलब आफ्टर द इंटरकोर्स के बाद। क्या है? आफ्टर द इंटरकोर्स के बाद। पोस्ट कोइटल का मतलब है आफ्टर द इंटरकोर्स। तो यहाँ पर सभी मेथड्स अपनाई जाएंगी, किसी एक को छोड़कर मीफेप्रोस्टोन अपनाई जाती है, लेवोनोजेस्ट्रोल यूज़ की जाती है, कॉपर टी इंसर्ट की जाएगी विद इन 5 days। लेकिन जेली है जो स्पर्मिसाइडल जेली है, बिफोर इंटरकोर्स के पहले ही अप्लाई की जाएगी, ताकि जब भी आप इंटरकोर्स करें, सेक्स करें, तो जो भी स्पर्म है वो मर जाएं का मतलब उनको जब स्पर्म को या तो इमोटाइल कर दिया जाएगा ताकि आगे तक ना जा पाए, और स्पर्मिसाइडल का मतलब ही होता है कि स्पर्म को मारने वाला। तो स्पर्मिसाइडल जेली पहले अप्लाई की जाएगी, ना कि आफ्टर द सेक्स। तो यहाँ पर पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन में स्पर्मिसाइडल जेली नहीं आएगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेस्ट्रॉन ओनली इंजेक्टेबल। तो यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन ओनली इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन कौन सी? नॉर प्लांट 2 R2, वेजाइनल रिंग्स या फिर DMPA। तो कौन सी है जो ओनली इंजेक्टेबल है और इसमें प्रोजेस्ट्रॉन भी रहेगा? तो वो यहाँ पर आपकी DMPA, जो कि अंतरा नाम से जो हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरी 3 मंथ में इसका शॉट लगवाया जाता है। क्या? एवरी 3 मंथ में इसका शॉट लगवाया जाता है। फुल फॉर्म होता है डेपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, जो अंतरा नाम से भी अवेलेबल है। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन है, NHM के तहत ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाई जाती है। हर 3 महीने में IM इंजेक्शन के द्वारा इसको इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट इज गिवन टू इनहेंस एडोलेसेंट न्यूट्रिशन। तो एडोलेसेंट एज ग्रुप में उनके न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए, इनहेंस करने के लिए कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं? विटामिन A, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, आयरन एंड फॉलिक एसिड या फिर विटामिन B12। तो यहाँ पर एडोलेसेंट एज ग्रुप कितना होता है? 10 से 19 साल तक का, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पर एडोलेसेंट में न्यूट्रिशन को इनहेंस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो सप्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं आयरन और फॉलिक एसिड। क्या है? आयरन और फॉलिक एसिड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आयरन एंड फॉलिक एसिड। नेक्स्ट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन carried out by adolescent health program are all the following except। तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से आप फिर से देखिए, कहा गया है कि एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम में सभी इंटरवेंशंस को प्रायोरिटी दी जाती है किसी एक को छोड़कर। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, एडोलेसेंट न्यूट्रिशन और एडोलेसेंट एजुकेशन। तो सबको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सभी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या होगा? वो होगी एडोलेसेंट एजुकेशन। क्या है? एडोलेसेंट एजुकेशन। एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को, हेल्थ चेकअप को, एडोलेसेंट न्यूट्रिशन को, क्योंकि आप पढ़ाएंगे बाद में, पहले बच्चे को स्वस्थ रखेंगे पूरे तरीके से। तो यहाँ पर प्रायोरिटी इंटरवेंशन में क्या आएंगे आपके? न्यूट्रिशन, हेल्थ चेकअप और मेंस्ट्रुअल हाइजीन। नेक्स्ट इज द एक्टिविटीज कैरीड आउट अंडर द मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम आर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
तो सभी यहाँ पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम में आएंगी एक्टिविटीज़ किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, ट्रेनिंग ऑफ आशा, अपॉइंटमेंट ऑफ CHO इन एवरी स्कूल। तो सभी एक्टिविटी मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के तहत आएंगी किसी एक को छोड़कर। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम का मतलब ही जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है वो क्या है, पीरियड्स में आपको अपनी केयर कैसे करनी, सैनिटरी नैपकिन को किस तरीके से सेफली डिस्पोज करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, सभी चीज़ें आएंगी। लेकिन यहाँ पर हर एक स्कूल में CHO को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। CHO अपॉइंट किए जाएंगे सब सेंटर में, हेल्थ और वेलनेस सेंटर में, ना कि स्कूल में। नेक्स्ट वन इज अ हाईली स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोस HIV इन्फेक्शन इज। तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है HIV के लिए, वो कौन सा है, रैपिड, वेस्टर्न ब्लॉट, इम्यूनोएसे या फिर नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको 10 मार्क क्लास में कहा है कि यदि यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए कहें तब आप एलिजा कह सकते, लेकिन डायग्नोस के लिए कहें और कंफर्म करने के लिए कहें तब वो होता है वेस्टर्न इंक ब्लॉट टेस्ट। कौन सा, वेस्टर्न ब्लॉट और वेस्टर्न इंक ब्लॉट टेस्ट, जो कि HIV इन्फेक्शन को कंफर्म करने का काम भी करेगा। और कंफर्मेटरी टेस्ट पूछें तो क्या, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट इज द ओनली नॉन रिजर्वर ऑफ यास डिसीजेज। तो यास डिसीज का जो रिजर्वर है वो क्या है, बर्ड, बग्स, मंकी या फिर ह्यूमन। तो यहाँ पर इस डिसीज का रिजर्वर आप भी मार्क कीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। तो यार डिसीज का जो रिजर्वर है, जो कि एक क्रोनिक स्किन इन्फेक्शन है, क्या है, क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि आपकी स्किन वॉर्न और कार्टिलेज को अफेक्ट करेगा। और इसका जो मेन कॉज है वो होता है ट्रिप्नोमा पैलिडियम। क्या है, ट्रिप्नोमा पैलिडियम। तो यहाँ पर है क्या है इसका रिजर्वर, ओनली ह्यूमन बीइंग्स। क्या है, ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट इज a characteristic feature of races in chickenpox is that all the stage of the race may be seen simultaneously at one time in the same area. This is called as, चिकन पॉक्स में इस तरीके के रेसेस होते हैं कि एक टाइम पर पूरी बॉडी के एरिया में, सेम एरिया में रेसेस आएंगे साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक। पॉलीमार्फिज्म, प्लियोमार्फिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैपिड एवोल्यूशन, तो ये कहलाएंगे आपके प्लियोमार्फिज्म। क्या है, प्लियोमार्फिज्म। चिकन पॉक्स में जो रेसेस आते हैं उनकी खासियत यही होती है, किस वे में आएंगे, प्लियोमार्फिज्म वे में। नेक्स्ट इज वेरिसेला वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पर्सन विथ विच ऑफ द कंडीशन। तो वेरिसेला वैक्सीन किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, यदि पर्सन को एलर्जी हो न्यूमाइसिन से, क्लिनिकली स्टेबल चिल्ड्रन विथ HIV, चिल्ड्रन लेस देन 118 मंथ, या फिर स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो यहाँ पर वेरिसेला वैक्सीन किस में कॉन्ट्राइंडिकेट होगी, जिसको नियोमाइसिन से एलर्जी होगी। किससे, नियोमाइसिन से एलर्जी होगी उनको। नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ मीजल्स इज। मीजल्स का कम्युनिकेबिलिटी पीरियड क्या है, 1 day बिफोर एंड 1 day आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेस, 4 days बिफोर एंड 4 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेस, या फिर 7 days बिफोर एंड आफ्टर, 10 days बिफोर एंड आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेस। कम्युनिकेबिलिटी पीरियड, मीजल्स का कम्युनिकेबिलिटी पीरियड क्या होगा, तो ये होगा 4 दिन पहले और रेसेस आने के 4 दिन बाद सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने का डर रहेगा। कौन सा, बिफोर 4 days और आफ्टर 4 days अपीयरेंस ऑफ रेसेस। नेक्स्ट वन इज when there is a sudden, complete or major changes in the antigenic variation, it is called as। तो एंटीजेनिक वेरिएशन में सडनली और जो मेजर चेंज देखने को मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, ड्रिफ्ट, शिफ्ट चेंज या फिर एवोल्यूशन। तो एंटीजेनिक वेरिएशन में अचानक से पूरे तरीके से चेंजेस देखने को मिले तो वो कहलाएगा आपका शिफ्ट। क्या है, शिफ्ट। नेक्स्ट इज द साइंस ऑफ वेरी सीवियर डिसीज इन अंडर 5 चिल्ड्रन आर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली सीवियर डिसीज सभी हैं किसी एक को छोड़कर, कन्वल्जन्स, सीवियर माल न्यूट्रिशन, स्टेरॉइडर इन काम चाइल्ड या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट। तो यहाँ पर वेरी सीवियर डिसीज़ के, वो भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने के चांसेस हैं सभी किसी एक को छोड़कर। कन्वल्जन्स हो गया, सीवियर माल न्यूट्रिशन हो गया,
बच्चा शांत है लेकिन स्टेरॉइडर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये सभी तो क्या हो गई, सीवियर भी हो गई और डेंजरस भी हो गई, और ये चीज़ें 5 साल से कम उम्र के बच्चे को भी होंगी। लेकिन लॉस ऑफ एपेटाइट क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट है जो यहाँ पर सीवियर डिसीज में आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट इज लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन फॉर H1N1 इज गिवन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। तो H1N1 इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है और किस रूट से दी जाती है, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, ओरल या फिर नेजल स्प्रे। H1N1 स्वाइन फ्लू है का वायरस है और H1N1 जो वैक्सीन दी जाएगी ये फ्लू के लिए होगी और नेजल स्प्रे के द्वारा दी जाएगी। किसके द्वारा, नेजल स्प्रे के द्वारा। नेक्स्ट इज इन और कोई भी वैक्सीन IV रूट से नहीं दी जाती है, जो एंटीवेनम है वो जरूर दिए जाते हैं लेकिन वैक्सीन नहीं दी जाती। इंट्रामस्कुलर में पेंटावैलेंट आपको दी जाती, ओरल में रोटा है और OP भी आ जाएगी। नेक्स्ट इज इन HIV positive person the tuberculin test is positive when the indurated area reaches which of the following size। पर्सन को ऑलरेडी HIV है, ट्यूबरक्लिन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इंड्यूरेशन कितनी साइज में होगा, मोर देन 3, 5, 1 या फिर 0.5। तो यहाँ पर मोर देन 5 mm, कितना, मोर देन 5 mm डायमीटर में जो इंड्यूरेशन होगा, रेडनेस देखने को मिलेगी ट्यूबरक्लिन टेस्ट में जो PPD इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि पर्सन को ऑलरेडी HIV है। और यदि 5 से ज़्यादा आता है मतलब क्या है, पर्सन को साथ में TB भी हो गई है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स। तो बैक्टीरियोस्टैटिक और एंटी ट्यूबरक्लोसिस, तो बैक्टीरिसाइडल का मतलब है कि सीधा मार देगी बैक्टीरिया के स्पोर्स तक को, और बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या होगा कि ग्रोथ को स्टॉप करेगी, क्या है, ग्रोथ होने से रोकेगी। स्टैटिक वो ड्रग कौन सी, रिफार्मसिन, एथाम्ब्यूटल, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर पायराजिनामाइड। तो बैक्टीरियोस्टैटिक है मतलब ग्रोथ को स्टॉप करेगी, मारने का काम नहीं करेगी, ना स्पोर को ना बैक्टीरिया को, उनकी ग्रोथ होने से रोकेगी, तो वो कहलाएगी यहाँ पर आपकी एथाम्ब्यूटोल। कौन सी ड्रग है, एथाम्ब्यूटोल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट रिप्रेजेंट ग्रेड 1 हाइपरटेंशन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक एज पर ESC गाइडलाइन। यहाँ पर BP चेक करते हैं आप, तो फर्स्ट ग्रेड 1 हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक कितना होगा और डायस्टोलिक कितना होगा ESC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, मोर देन लेस देन 120, लेस देन 80, 120 to 129 होगा सिस्टोलिक एंड 80 to 84 डायस्टोलिक, फिर 130 to 139 एंड 85 to 89, लास्ट में 140 to 159 एंड 90 to 99। तो ESC गाइडलाइन के हिसाब से मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों तरीके के ग्रेड हमने पढ़े हैं BP बढ़ने के। तो हाइपरटेंशन में ग्रेड 1 कंसीडर किया जाएगा जब सिस्टोलिक BP होगा 140 से 159 और डायस्टोलिक होगा 90 से 99 की रेंज में, 90 to 99 की रेंज में। द मेन वेपन्स फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर एट प्री इन्वेसिव और प्री मैलिग्नेंट स्टेजेस। प्री इन्वेसिव और प्री मैलिग्नेंट फैलने के पहले ही वाली स्टेज में जब आप डिटेक्ट करते हैं कैंसर को, तो वो क्या है, हिस्ट्री है, एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, कैंसर स्क्रीनिंग या फिर एक्सरे। एक्सरे से, हिस्ट्री से, फिजिकल एग्जामिनेशन से कभी भी कैंसर कंफर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन कहा है प्री इन्वेसिव प्री मैलिग्नेंट स्टेज में ही यदि आप डिटेक्ट करते हैं तो मेन वेपन होगा कैंसर की स्क्रीनिंग करना। क्या है, कैंसर स्क्रीनिंग। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एटलीस्ट। तो यहाँ पर कितनी विजिट होनी चाहिए, 2, 3, 1, 5। तो एटलीस्ट 4 होती हैं एक्चुअल में, लेकिन जब भी आपका एग्ज़ाम इस तरीके से होता है तो आपको ऐसे आंसर्स भी दिए जाते हैं कि आप किसको चूज़ करेंगे, 3 को कि 5 को। तो पहले 3 होती थी, फिर इनको बढ़ा के 4 कर दिया गया। और जो मिनिमम की बात की जा रही है तो मिनिमम तो एटलीस्ट 4 विजिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 3 है तो मार्क कर सकते। लेकिन यदि आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन में 4 आता है तो आप 4 को मार्क कीजिए। यहाँ पर 4 नहीं है तो यहाँ पे आप 3 को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज
इफ द वुमन डज नॉट नर्स हर चाइल्ड द मेंस्ट्रुअल फ्लो विल प्रोबेबली रिज्यूम विद इन। तो यदि आप अपने बच्चे को फीड नहीं कराते हैं तो यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो कब स्टॉप हो जाएगा? 2 to 4 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, 8 to 10 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, 4 to 6 वीक या फिर 6 to 8 वीक आफ्टर द डिलीवरी। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फ्लो है जो कब दोबारा से पीरियड्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे? तो ये होंगे जनरली 6 to 8 वीक आफ्टर द डिलीवरी। कब? 6 से 8 वीक की डिलीवरी के बाद ही। किसी में आपने सुना होगा कि 1 मंथ की प्रेगनेंसी हुए हैं, पीरियड्स नहीं आए, लेकिन 2 महीने होते हैं वैसे ही पीरियड्स आना दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब दोबारा से ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर वही चीज़ का एक मेंस्ट्रुअल फ्लो है जो यदि एक माँ अपने बच्चे को फीड नहीं कराती और फीड कराती है तो कभी कभी 6-6 महीने तक भी पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट नहीं हो पाती, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल लेवल है जो चेंज रहेगा। लेकिन यदि आप फीड नहीं कराते हैं तो जल्दी पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फॉलोइंग इज रिस्क एसोसिएटेड विथ प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया को लेके रिस्क सभी में है, किस केस में रिस्क है? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, क्रोनिक हाइपरटेंशन, एंटीपार्टम हेमरेज या फिर इन्फेक्शन। तो प्लेसेंटा प्रीविया ही पॉजिटिव फैक्टर है एंटीपार्टम हेमरेज के लिए, क्या APH में वायबिलिटी स्टेज में, लेकिन बिफोर द जो पूरे 37 वीक कंप्लीट नहीं हुए हैं उसके पहले वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगती है, और जो ब्लीडिंग पेनलेस होती है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, वो साइन ही है प्लेसेंटा प्रीविया के। और प्लेसेंटा प्रीविया मेन रीजन है एंटीपार्टम हेमरेज के लिए। किसके लिए? एंटीपार्टम हेमरेज के लिए, जिसको आप APH कहेंगे। नेक्स्ट इज द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना कैवा इन द फीटल लाइफ इज नोन एज। जो कनेक्शन अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कैवा के बीच में है वो भी फीटल लाइफ में जब बच्चा यूट्रस में है तो वो क्या कहलाएगा? डक्टस वीनोसस, आर्टरियोसिस, पल्मोनरी आर्टरी या फिर अम्बिलिकल आर्टरी, ये कहलाएगा डक्टस वीनोसस। क्या है? डक्टस वीनोसस। अम्बिलिकल आर्टरी अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कैवा के बीच का कनेक्शन क्या कहलाएगा? डक्टस वीनोसस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो ग्रीनिश कलर का एमनियोटिक फ्लूइड किस केस में देखने को मिलेगा? वर्निक्स, लेन्यूगो, मेकोनियम या फिर हाइड्रोमनियोस। ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड्स प्रेजेंट इन मेकोनियम। जब बच्चा मेकोनियम स्टेन कर गया हो तब ग्रीनिश कलर का जो फ्लूइड है वो रहेगा। नेक्स्ट इज द मेन कॉज ऑफ मेनोपॉज। तो मेनोपॉज का मेन रीजन क्या है? मेनोपॉज का मतलब होता है परमानेंटली पीरियड्स का आना बंद होना। तो क्या? लैक ऑफ थायरॉक्सिन, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन या फिर लैक ऑफ एस्ट्रोजन। तो मेनोपॉज वाली वुमेन में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल कम होने के कारण। तो मेनोपॉज का मेन रीजन क्या है? लैक ऑफ एस्ट्रोजन। क्या है? लैक ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी। नेक्स्ट इज RBSK वॉज लॉन्च इन द विच ईयर। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है? RBSK प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? जो RBSK प्रोग्राम है क्या है? RBSK प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2013 में। कब हुआ था? 2013 में। इसके तहत यहाँ पर जन्म से लेके बर्थ टू 18 ईयर तक, तक बर्थ टू 18 ईयर तक के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें 4Ds इन्वॉल्व थे: डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिसीज, डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग द डिसेबिलिटीज। 4Ds पूछे तो वो भी RBSK के पार्ट हैं। लॉन्च कब हुआ? 2013 में, जिसमें 0 से 18 साल की उम्र के बच्चों को इन्वॉल्व किया गया था। नेक्स्ट वन इज WHO डिफाइंस एडोलेसेंट एज ग्रुप। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एडोलेसेंट हेल्थ एज ग्रुप कहा है 10 से 19 साल तक की एज को। कितना? 10 to 19 ईयर्स तक की एज ग्रुप को कहा है क्या? एडोलेसेंट एज। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग में कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं? 31, 32, 33 या फिर 34।
तो स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो वो होती हैं कितना 31, कितनी 31। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई। तो आँखों की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, रेटिना, कोरोइड, स्क्लेरा या फिर कॉर्निया। तो आँखों की जो इनर मोस्ट लेयर है वो कहलाती है रेटिना। क्या है, रेटिना। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स मैनेज योर स्लीप साइकिल बाय रिलीजिंग मेलेटोनिन, अ हार्मोन दैट कॉज यू टू फील स्लीपी। तो कौन सी ग्लैंड है जो कि मेलेटोनिन हार्मोन को रिलीज करेगी और ये हार्मोन आपकी अच्छी नींद के लिए हेल्पफुल है, पीनियल, पिट्यूटरी, एड्रिनल या फिर नन ऑफ दीज। तो एड्रिनल वैसोप्रेसिन रिलीज करती है, यहाँ पर मेलेटोनिन रिलीज करने वाली ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड। कौन सी, पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग SDGs also include the focus on reducing maternal, newborn and child mortality। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है अकॉर्डिंग टू दैट गोल्स के कौन से गोल में आपको मैटरनल, न्यूबॉर्न और चाइल्डहुड मोर्टेलिटी के लिए कम करना है, रिड्यूस करना है, सेकंड गोल, थर्ड गोल, फोर्थ गोल या फिर फिफ्थ गोल में। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है अकॉर्डिंग टू इन गोल्स के आपको एग्जाम में आते हैं SDG के गोल्स। तो इन SDG गोल्स में पूछा गया है कि कौन से नंबर पर आपको मैटरनल यूनेटल मोर्टेलिटी को कम करना है, तो वो गोल नंबर 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो यहाँ पर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में क्या नहीं आएगा, मलेरिया, फाइलेरिया, एड्स या फिर डेंगू। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न जो डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है इसमें जो डिसीज़ इंक्लूड होंगी वो होती हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, काला अजार और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, लेकिन एड्स इंक्लूड नहीं होगी। फिर से नाम सुनिए, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में जो डिसीज़ कवर हैं 6th अम्ब्रेला प्रोग्राम भी इसको कहा जाता है। इस प्रोग्राम को क्या है, अम्ब्रेला प्रोग्राम कहा जाता है। इसमें 6 वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, काला अजार और फाइलेरिया, लेकिन एड्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज त्रिपुरा हेल्थ एश्योरेंस स्कीम फॉर पुअर वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो ये लाई गई थी 2014 में। कब, 2014 में। नेक्स्ट इज अंडर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम हाउ मेनी सब डिस्ट्रिक्ट TB यूनिट इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। तो ये टोटल 18। अभी आपको पर्टिकुलर जिस भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ पर पूछ सकते हैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत, क्योंकि नाम कुछ टाइम पहले ही चेंज हुआ था ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम का। तो इस प्रोग्राम के तहत कितनी सब डिस्ट्रिक्ट यूनिट हैं MP में, UP में, बिहार में, झारखंड में, जहाँ का भी एग्ज़ाम देते हैं वहाँ के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द ग्लोबल TB रिपोर्ट 2022। तो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस की रिपोर्ट 2022 में किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है, WHO, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिसेफ, ग्लोबल कोalition अगेंस्ट TB। तो ये काम किया है किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और WHO ने। नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर मिशन दृष्टि प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल CM गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो अब यहाँ पर जो प्रोग्राम यहाँ पे तो मिशन दृष्टि प्रोग्राम है, गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया था त्रिपुरा में 12 मार्च 2021 को। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग विच मंथ। नेक्स्ट मंथ ही हमें सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जुलाई, अगस्त, सितंबर या फिर जनवरी में। तो ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम हर साल मनाते हैं कब, अगस्त में। कब, अगस्त में। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय पोषण माह इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ड्यूरिंग विच मंथ। तो राष्ट्रीय पोषण माह आप किस महीने में मनाते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर। तो ये मनाते हैं आप सितंबर में, ब्रेस्ट फीडिंग अगस्त, और जो जून में मलेरिया वाला है, मलेरिया मंथ जून में, ब्रेस्ट फीडिंग अगस्त में, सितंबर में है पोषण माह। कौन सा, पोषण माह। नेक्स्ट वन इज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द टारगेट टू एलिमिनेट काला जार फ्रॉम कंट्री बाय।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है कि काला आजार को कब तक आपको एलिमिनेट करना है, 2023, 25, 30 या फिर 2032 तक। तो इसी साल का टारगेट रखा है कि काला आजार के एक भी केस ना आए। एलिमिनेट करना है हमें इंडिया से किसको, काला आजार को 2023 तक के यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना टारगेट डिसाइड किया है। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द करंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा की जगह एमपी वाले एमपी का याद रखें, यूपी वाले यूपी का याद रखें, झारखंड वाले झारखंड का, केरला वाले केरला का। यहाँ पर ऑल इंडिया का यदि यूनियन कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर पूछें तो मनसुख मांडविया। कौन है? मनसुख मांडविया। नेक्स्ट वन इज IPHS फॉर सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स were published in January-February 2007 and have been used to reference point for public healthcare infrastructure planning and upgradation in the states and यूनाइटेड टेरिटरीज। तो यहाँ पे कहा है, सीधी सी बात करें IPHS का फुल फॉर्म, तो IPHS का फुल फॉर्म होता है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। क्या है? इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। नेक्स्ट वन इज नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन विच ईयर इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV एड्स। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP लाया गया था 1992 में। कब? 1992 में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स, क्लब फूड, ऑस्टियोमाइलाइटिस या फिर स्केलेटल डिस्प्लेसिया। विटामिन डी की कमी से होगा क्या? रिकेट्स। क्या है? रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ना कि माइलाइटिस। नेक्स्ट इज A doctor would most likely prescribe an antibiotic to treat what type of pathogen? तो यहाँ पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक। क्या है? डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे एंटीबायोटिक कौन से पैथोजन को ट्रीट करने के लिए? फंगई, हेलमेंथीज, वायरस या फिर बैक्टीरिया के लिए। तो ये क्या होंगे? बैक्टीरिया के लिए। Next is if aspiration of foreign body is suspected in a person, which of the following actions should be instituted first to open the airway? तो यदि कुछ भी फॉरेन बॉडी आपकी फॉरेन बॉडी मटेरियल, कुछ भी कीड़ा या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या है फंस जाए तो आप एयरवे कैसे ओपन करेंगे? इंट्यूबेशन से, शिफ्टिंग टू हॉस्पिटल, हेमलिच मैन्यूवर या फिर प्रोन पोजीशन से। कैसे करेंगे आप? तो यहाँ पर आपका जो मेथड अपनाई जाएगी वो होगा हेमलिच मैन्यूवर। जाएगा वो कौन सा होगा? वो होगा हेमलिच मैन्यूवर। तो कोई भी फॉरेन बॉडी मटेरियल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंस जाए, मान लीजिए ट्रैकिया के यहाँ पे ही फंस गया है, तो यहाँ पर जो एयरवे को क्लियर करने के लिए चोकिंग की कंडीशन होती है, उसको क्लियर करने के लिए मैन्यूवर अपनाएंगे, वो कौन सा होगा? हेमलिच मैन्यूवर। नेक्स्ट वन इज एन ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, यहाँ पर ICP बढ़ा हुआ है, तो उसको मैनेज करने के लिए कौन सा देंगे? फ्रूसेमाइड, केएक्सिलेट, मैनिटॉल या फिर वायसलोन। तो फ्रूसेमाइड जब हार्ट फेलियर की सिचुएशन होती है इस केस में दिया जाता है, लेकिन जो डायूरेटिक ऑस्मोटिक डायूरेटिक इंट्राक्रैनियल प्रेशर यदि बढ़ता है और ड्रग ऑफ चॉइस यदि कहीं जाए ICP बढ़े तो वो होता है मैनिटॉल। कौन सा है? मैनिटॉल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सिलेक्टिंग एयरवे इंटरवेंशन। तो एयरवे इंटरवेंशन के लिए कौन सा फैक्टर इम्पॉर्टेंट है? एक्सेंट ऑफ इंजरी, टाइप ऑफ इंजरी, अलर्टनेस लेवल ऑफ द पेशेंट या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। तो एयरवे इंटरवेंशन की बात की जा रही है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? तो वो होगा आपका टाइप ऑफ इंजरी। इंजरी किस टाइप की है? कुछ इस तरीके से तो नहीं है कि आपको इंजरी में आपका जो सर्वाइकल एरिया है वो डैमेज हो रहा हो या फिर आपका स्पाइनल एरिया डैमेज हो रहा हो। तो ये सभी चीज़ें चेक करके आप एयरवे को क्या करेंगे? ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्टिव एयरवे इंटरवेंशन कौन सा होगा? टाइप ऑफ इंजरी।
किस टाइप की इंजरी हुई है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अलाउस मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन। तो कौन से जॉइंट्स यहाँ पे पूरे ऑल ओवर बॉडी में मूव करने में हेल्प करेंगे। पाइवोट, हिंज, बॉल एंड सॉकेट या फिर प्लेन जॉइंट। तो जो जॉइंट ऑल ओवर डायरेक्शन में मूवमेंट में हेल्प करेंगे वो होंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट इज द ग्लोबल नॉर्मल सेरिब्रल ब्लड फ्लो इन एडल्ट ह्यूमन इज। तो ग्लोबल और नॉर्मली सेरिब्रल ब्लड फ्लो कितना होता है? वो होता है 50 ml पर मिनट इन 100 ग्राम ऑफ ब्रेन टिश्यू। कितना? 50 ml पर मिनट पर 100 ग्राम ऑफ ब्रेन टिश्यू। नेक्स्ट इज रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो वर्ड को रिपीट करना, कोई फ्रेजेस है उसको रिपीट करना, कोई भी सेंटेंसेस है बिना किसी मीनिंग के, तो वो क्या है? इन्फेंट्स में होगा, टोडलर में, प्री स्कूलर में कि स्कूलर्स में। तो ये काम करते हैं टोडलर्स एज ग्रुप, जिनकी उम्र 1 से 3 साल के बीच में होती है, वो ये काम बहुत करते हैं। किस उम्र के? 1 से 3 साल के। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका टोडलर्स एज ग्रुप। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन चिल्ड्रन विथ विल्म्स ट्यूमर मेटास्टेसाइज इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन। तो विल्म्स ट्यूमर होता है बच्चों में, सबसे कॉमन है बच्चों में, और कहाँ पर होता है? किडनी में। नेक्स्ट इज अ न्यूबॉर्न इज मेकोनियम स्टैंड, मेकोनियम प्रेजेंट इन द माउथ, नो ब्रीदिंग, हार्ट रेट इज 80 बीट पर मिनट, इमीडिएट मैनेजमेंट विल बी। मेकोनियम स्टैंड कर गया बच्चा, मेकोनियम मुंह में ही है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, 80 बीट पर मिनट हार्ट रेट हो गई, पल्स रेट हो गई, तो आप क्या करेंगे? इंट्यूबेट करेंगे, CPR देंगे, वार्मथ एंड सक्शनिंग करेंगे कि ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। ऐसे केस में आप बच्चे को गर्माहट दे के सक्शनिंग कराएंगे ताकि जो मेकोनियम मुंह में है बाहर निकाला जा सके और बच्चा प्रॉपर ब्रीदिंग कर पाए।